स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका हम लोग 2024 एनुअल एग्ज़ाम का जो PYQ है उसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। उसका इस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं एक्सप्लेन करके हर PYQ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि आपका सिलेबस भी हम प्रयास कर रहे हैं कि लगभग पूरा हो जाए। और क्योंकि टाइम कम है तो चलिए आपको फिर डेली की तरह आज फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए लोगों के पास जब वीडियो जाता है तो इसको स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को जैसे ही स्टार्ट कीजिए आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग 1 से 25 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये एनुअल एग्ज़ाम 2024 का पॉलिटिकल साइंस का वो पढ़ चुके। आज हम लोग 26 से पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। इसमें कुछ संस्थान का नाम दे रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये सब। तो एक हो गया आपको सार्क का, हमें बताना है श्रम संगठन के बारे में कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वह इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का एक अभिकरण है। तो एक में दिया है सार्क का, एक जो है यूरोपीय संघ का, एक ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ का और एक है आमियान का। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये श्रमिकों का एक संगठन है और इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ क्या, यहाँ पर उसी को इंग्लिश मीडियम में दिया है सार्क। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और आसियान। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आखिर इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक अभिकरण है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये किसका एक पार्ट है। तो ये आप जान लीजिए कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आप एक चीज़ यहाँ देख लीजिए कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 1919 में हुआ था। 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। हिंदी मीडियम वाले इसी को स्थापना कर लेंगे। 1919 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस समय हमें आपको वर्सेटाइल जो ट्रीटी हुआ था, तो वर्सेटाइल्स का जो ट्रीटी हुआ था, वर्साय की संधि, इसको क्या बोलते हैं, वर्साय बोलते हैं हिंदी में, वर्साय की संधि। तो वर्साय को आप लिखिएगा, इसको वर्सेल्स बोला जाता है। ये 1919 में हुआ था। हमें आप लोगों को पता है कि ये जो वर्साय की संधि है ये ट्रीटी ऑफ वर्साय है। तो ये वर्साय का जो ये ट्रीटी कब हुआ था, ये 1914 में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में। और उसमें क्या हुआ था कि जर्मनी की बहुत बड़ी इसमें हार हुई थी, जर्मनी जो है इसमें डिफीट हुआ था। और उसके बाद तब क्या हुआ कि जो पावर थे, जो उस समय शक्तिशाली जो कंट्री थे, जिसमें अमेरिका जो है उसका
आप समझिए कि उसको लीड कर रहा था एक गुट का। तो लास्ट में क्या हुआ कि एक ट्रीटी हुआ, एक संधि हो गया 1919 में, और उसी ट्रीटी के समय आपको ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो इसमें आपको ये 187 मेंबर है। ये आज के समय में ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 187 मेंबरिंग कंट्री है, सदस्य देश है। और इसमें से 186 जो है वो यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबरिंग कंट्री है, सदस्य देश है 186, वो आपको इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक पार्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये बिल्कुल आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो आखिर इसको एस्टेब्लिश क्यों किया गया था, तो मुख्य रूप से एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन हो गया। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट किया ट्रीटी ऑफ वर्साय के बाद 1919 में, तो ये यूनाइटेड नेशंस का एक क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो एम था, वो एम था आपको उसमें आप एम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब रोजगार प्रदान करना। उसके बाद आपको सोशल प्रोटेक्शन भी इसका उद्देश्य था कि सामाजिक सुरक्षा इंटरनेशनल लेवल पर की जानी चाहिए जो लेबर्स है उनको। और उसके बाद आपको डायलॉग भी होते रहना चाहिए। डायलॉग यानी वार्तालाप। डायलॉग भी इसका एक एम था। और एक एम इसका और था, उस एम को अगर हम देखें तो उसको हम बोलेंगे ट्रीपार्टिज्म। ये आपको ट्रीपार्टिज्म जो होता है, इसमें इसी को त्रिपक्षीय संधि इसको कहा जाता है। त्रिपक्षीय, 3 पक्षों के बीच ये समझिए कि इस ट्रीटी को लागू किया गया था। तो इस तरह से ये इसका एम था कि जो भी बेरोजगार है उनको रोजगार देना, उसके बाद लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और यदि कोई विवाद होता है तो फिर डायलॉग होनी चाहिए, बातचीत के जरिए उसको हल किया जाना चाहिए। तो ये सब तरह से आप ये हुआ। और इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। हमारा आंसर सी सही हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा है 27। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? ये भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी आपको एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ये भी इंटरनेशनल एजेंसी है। और इसकी स्थापना के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई। व्हेन वाज, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 1956, 1957, 1958 और 1959। व्हेन वाज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एस्टेब्लिश्ड, वही सेम ऑप्शन है चारों। व्हेन वाज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एस्टेब्लिश। तो ये जो एस्टेब्लिश है कब हुआ था सो हमें बताना है। तो ये इसका जो अप्रूवल 1956 में हो गया था। 1956 में अगर आप देखिएगा तो इस एजेंसी का अप्रूवल हो गया था। लेकिन ये एस्टेब्लिश पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये एस्टेब्लिश 1957 में हुआ था। और इसका इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी
परमाणु ऊर्जा जो अभिकरण है इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो एस्टेब्लिश किया गया, तो इसके पीछे आपको क्या कारण था? तो इसका कारण था कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसका यूज जो है पीस के लिए किया जाना चाहिए। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि एटॉमिक एनर्जी शुड बी used for the peace। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांति के लिए किया जाना चाहिए, शांति के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तो CTBT हो गया है, परमाणु अप्रसार संधि, जिसमें जो पावरफुल कंट्री है वो नए नए कंट्री पर रोक लगा रही है कि भाई आप एटॉमिक जो वीपन्स है, जो परमाणु बम वगैरह है, वो सब आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन चूंकि पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ था तो उसमें जापान जो है बहुत आगे बढ़ करके सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ रहा था, और 1945 में अमेरिका ने क्या किया था कि जापान के 2 शहरों पर, एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 8 अगस्त 1945 को ये जापान का जो दूसरा सिटी था जिसका नाम था नागासाकी, तो ये 8 अगस्त को नागासाकी पर और 6 अगस्त 1945 को आपको अमेरिका ने क्या किया था, हिरोशिमा पर एटॉम बम गिरा दिया था। और इसमें इतना बड़ा आपको जान माल की क्षति हुई थी कि आज इनके जनरेशन, चूँकि 1945 की बात है तो मुश्किल से उधर 55 ईयर्स हो गए और इधर आपको 2020 हो रहा है, तो 20 साल यानी 85 ईयर्स पहले की बात है, घटना है। तो जापानीज़ का जो एवरेज एज है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 100+ ये लोग जीते हैं। तो बहुत ऐसे लोग उस समय के भी जीवित हैं जापान में जिन्होंने इस एटम बम अमेरिका ने जो गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वार में उसको देखा था। और उस समय पूरा जो विश्व ह्यूमैनिटी है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी है, वह पूरी तरह से समझिए कि रो चुका था। और इसलिए वहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब बनने लगा तो उसी में आपको ये एक एजेंसी एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और तब उसमें तय हुआ कि भाई एटॉमिक एनर्जी को यूज करना है, लेकिन इसको बिना सोचे समझे यूज नहीं करना है। अगर कोई कंट्री अशांति, अगर पीस को समाप्त कर रहा है, शांति को भंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है एटॉमिक एनर्जी का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वह यही था। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। तो ये तो यहाँ पर हम लोग पहले ही इसको क्लियर कर दिए। तो इस तरह से इसका हेड क्वार्टर आपको वियना में है। ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका जो हेड क्वार्टर है, इसके हेड क्वार्टर की अगर बात कीजिए, हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर मीन्स हेड ऑफिस, तो ये वियना में। और वियना आपको पता है कि वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में। वियना जो है ऑस्ट्रिया में है, तो इसी ऑस्ट्रिया की शायद कैपिटल है ये वियना। तो इसी वियना में आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का आपको हेड क्वार्टर है। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो गया। और ये जो आइडिया है ये किसके दिमाग में आया था, तो आप एक चीज़ और याद रखिए। एक अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, अमेरिकी प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था आइजनहावर।
तो इसी अमेरिकी प्रेसिडेंट आइजनहावर ने क्या किया था कि 1953 में ही, यानी आपको 1957 में जो ये इस्टेब्लिश होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके 4 इयर्स पहले ही जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था आइजनहोवर, तो 1953 में ही इनके माइंड में आ गया था कि इस तरह का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा कि कोई भी कंट्री एटॉमिक एनर्जी का आपको मिसयूज कर देगा और इससे बहुत बड़े जान माल की हानि हो जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 28 के तरफ। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और इनमें से कोई नहीं। वेयर इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड? वेयर इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल? यानी कुछ ऐसे मामले हम लोगों के बीच ऐसे आते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आपको जुड़ा हुआ है, यानी जिससे पूरे पब्लिक के बेनिफिट्स की बात होती है, उसके लाभ की बात होती है, उसके सेफ्टी भी हो सकता है, सुरक्षा की भी बात हो सकती है। यानी आम आदमी, हम कह सकते हैं पब्लिक मीन्स आम आदमी के हित में जो आपका याचिका होता है, उसी याचिका को हम क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं, जो जनता के हित में होता है। जन माने जनता, हित माने हित। जनता के हित में अगर आप कोई केस फाइल करते हैं तो उसी को हम जनहित याचिका कहते हैं। तो इस तरह से वेयर इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल, तो आप ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं भाई इस तरह से, इस वजह से एक सभी पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर इस मामले को आप कहाँ पर फाइल कीजिएगा? तो यहाँ हाई कोर्ट में कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कीजिएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कीजिएगा, या फिर यहाँ एक ऑप्शन दिया है कि नन ऑफ दिस है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये जो PIL है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट में हम इसको फाइल कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आपको फाइल करना है तो फिर आपको तो पता नहीं है, आप तो चूँकि एडवोकेट है नहीं, हम लोगों के पास उतना, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग एकेडमिक व्यू से पढ़ रहे हैं, जो एडवोकेट वगैरह है या जो जुडिशियरी से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन लोगों को इसके बारे में पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन बिल है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होती है। तो आप इसमें एक एडवाइज़र ले सकते हैं। इससे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े हुए कनेक्टेड जो आपको एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, उनको आप एज ए एडवाइज़र उनसे आप सलाह ले सकते हैं। और सलाह ले करके और तब आप उनके माध्यम से अगर आप इसको फाइल करते हैं तो बिल्कुल उसका एक सही प्रोसेस होगा। तो ये जो है ये प्रोसेस आखिर लिया कहाँ से गया था? तो ये आपको USA से लिया गया था। ये USA का कॉन्सेप्ट था। ये जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये जो प्रावधान है ये लिया गया था। नेक्स्ट चलिए, हमारा क्वेश्चन है 29। सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। व्हाट टाइप ऑफ लॉ इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? उसमें लीगल राइट है हमारा, कानूनी अधिकार है, या फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, या पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। चारों में से किस प्रकार का राइट है हमारा? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये जान लीजिए कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसको 2005 में लाया गया था। 2005 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लाया गया था। और ये सूचना का अधिकार, जैसे आप आम आदमी, आप पब्लिक है, आपको जैसे स्टूडेंट है,
और आपके साथ अगर स्कूल में या फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर उसमें किसी प्रकार की आपके साथ धोखाधड़ी होती है या कोई परेशानी होती है, तो आप जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए, माने हम पारदर्शिता के लिए क्या कर सकते हैं कि आप डिपार्टमेंट से डिमांड कर सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन कि भाई आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि कोई 40 नंबर वाला को पास कर दिया गया और ये 45 नंबर वाला को फेल कर दिया गया, और आपको डाउट है कि ये 40 मार्क्स इसको आया है। आप अगर कंफर्म हो गए तो आप क्या कीजिए कि उस डिपार्टमेंट को आप राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत आप उस डिपार्टमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी, जो एग्जामिनेशन का कॉपी है, उसका जो आंसर शीट है, या फिर जो आप जितने भी स्टूडेंट हैं सब का आप डिमांड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर पता चल गया इस फॉल्ट को कि हाँ ये सही है, डिपार्टमेंट में ने गलत किया है, तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जो है इसको पनिश करेगा और आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। तो इसी व्यू से 2005 में एक एक्ट जो है आपको बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उस एक्ट का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये आप समझ लीजिए कि मेनली इसका व्यू था कि हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। और इसको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है उसमें 1A में लाया गया था। इसको आर्टिकल भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 19 1A में इसको फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया था, मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। हालांकि कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी लिख देता है, लेकिन आपका जो बिहार बोर्ड है जिसको ये क्लियर कर रहा है कि ये आपके फंडामेंटल राइट में है, यानी भारत के हर नागरिक को ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आर्टिकल 19 1A के तहत आता है, इसमें आपको किसी भी डिपार्टमेंट पर अगर आपको किसी प्रकार का शक है कि वह भेदभाव कर रहा है, तो आप जो है आप सूचना मांग सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये हमारा 29 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन नंबर 30, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, वियना। ये जितना भी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यूनेस्को जो है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल। अगर इसके फुल फॉर्म, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनेस्को? यूनेस्को का हेड ऑफिस। इसके फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल उसके बाद साइंस एजुकेशन भी हम उसको एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो यूनेस्को है ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये जो यूनेस्को है इसमें इसको 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी स्थापना हुआ था इसकी जो स्थापना है 1946 AD में हुआ था। 1946 ईस्वी में इस यूनेस्को की स्थापना हुआ था। और इसकी जो स्थापना हुई थी तो उसमें आज के समय में अगर देखा जाए तो इसमें जो मेंबर है वो आपको 196 है, 196 देश इसके मेंबर हैं।
196 कंट्री आपको इसके मेंबर है यूनेस्को का। और ये यूनेस्को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप नाम से देख रहे हैं कि एजुकेशनल, शैक्षणिक, साइंटिफिक, वैज्ञानिक एंड कल्चरल, सांस्कृतिक, यानी शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी जो पूरे वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइज हर कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ का जो साइंस सिस्टम है या वहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया था कि उसको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाए। और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में है। ये फ्रांस का कैपिटल है आपको पेरिस, और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। और आप समझिए कि 1983 AD में 1983 ईस्वी में हमारे भारत के आपको 4 साइट्स ऑफ इंडिया, भारत के 4 जो इम्पोर्टेंट साइट्स है उसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। और उसमें से अगर आप देखिएगा तो हमारा ताजमहल है और लाल किला है, और लाल किला आगरा वाला है, आगरा का लाल किला है, और अजंता केव्स और एलोरा केव्स। 4 कौन कौन था इसको ध्यान रखिएगा, अजंता केव्स, उसके बाद एलोरा केव्स, उसके बाद आपको ताजमहल और आगरा का लाल किला, लाल किला ऑफ आगरा। आपको मालूम है कि जो रेड फोर्ट है ये 2 लाल किला बना था। एक लाल किला शाहजहां ने बनवाया था अपनी जो पत्नी थी मुमताज महल, उसकी याद में, और वो जो ताजमहल है वो कहाँ पर है, ये आपको वो ताजमहल तो आगरा में है, लेकिन ये लाल किला जो बनवाया था ये शाहजहां बनवाया था, वो दिल्ली में बनाया था। और एक लाल किला आगरा में बनवाया था अकबर। तो इस 4 जो साइट्स है इसको 1983 में आपको क्या किया गया था कि जो यूनेस्को है अपने धरोहर में शामिल कर लिया था कि भाई ये पूरे वर्ल्ड की धरोहर है, इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अजंता गुफा, एलोरा गुफा, ताजमहल और आगरा का लाल किला, ये 4 को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इससे भी आपको रिलेटेड हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ देगा और पॉलिटिकल साइंस में भी पूछ देगा। और हिंदी मीडियम वाले चूंकि इसको सुन रहे हैं तो इसको अजंता केव्स है तो इसको अजंता गुफा लिख लेंगे, थोड़ा आपको सुनना भी पड़ेगा। अजंता गुफा हो गया, एलोरा गुफा हो गया, ताजमहल हो गया। चूँकि जो भी हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश तो उनको पढ़ना ही है, तो इंग्लिश में ये चूँकि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हम यहाँ पर लैंग्वेज लिख रहे हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन आएगा वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है तो इसको थोड़ा सा इस तरह से आप समझिएगा। नेक्स्ट हम 31 की तरफ चलते हैं। ये आपको पेरिस में है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है 31। ये तो हो गया पीछे वाला। चलिए हम लोग 31 पर चलते हैं। दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? दक्षेस एक इंदिरा गांधी का नाम आ रहा है, जनरल जियाउल हक, जनरल जियाउर रहमान और जनरल इरशाद। हु प्रोपोज द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग सार्क? सार्क, ये सार्क जो है ये भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एशिया कॉन्टिनेंट का, ये एक तरह से हम एक कॉन्टिनेंट का ऑर्गेनाइजेशन इसको हम मान सकते हैं। पूरी तरह से इंटरनेशनल इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्टिनेंट में आने वाले जो कंट्रीज है उनका ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको अगर हम देखा जाए तो इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल एसोसिएशन, इसको बोलेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन
ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल के एसोसिएशन बोलेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी हम इसको कह सकते हैं कि दक्षेस, इसी को दक्षेस बोला जाता है। दक्षेस को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दक्षिण एशिया से रिलेटेड है, साउथ एशिया से, यानी एशिया महादेश का जो साउथ वाला पार्ट्स है उसमें शामिल होने वाले जो कंट्री है, उसमें आने वाले जो कंट्री है वही साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो एक है साउथ एशिया का जो कंट्रीज है उनका उसका एक एसोसिएशन है, उसका एक संघ है, और उसी को शॉर्ट में सार्क कहा जाता है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जनरल जियाउर रहमान, ये ढाका का, आपको जियाउर रहमान जो थे ये ढाका के प्रेसिडेंट थे, ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे। ये जियाउर रहमान के बारे में आप जान लीजिए कि ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे। ये बांग्लादेश के ये प्रेसिडेंट थे, और इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको 1985 में हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर आपको काठमांडू में, ये काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है, नेपाल में। ये सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय आपको काठमांडू नेपाल में, और ये आपका अभी भी इसका हेड क्वार्टर है। और बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है, और इसी ढाका में 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1985 ईस्वी में ये सार्क है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ का, दक्षिण एशिया के देशों का एक संघ है, और इनका जो उद्देश्य था कि ये क्षेत्रीय कॉपरेशन मतलब आपस में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। इसी के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नामक जो एक संघ है, एक एसोसिएशन है, उसको बनाया था। और ये जो आइडिया था ये आया था आपको जनरल जियाउर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, उनके दिमाग में आया था। तो इस तरह से 31 मेरा क्लियर हुआ। अब चलते हैं 32 के तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? सचिवालय, सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। Which organ of the United Nations organization is called the police of the world? यानी दुनिया का पुलिस यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये जितना भी आप ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी के सभी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है हमारे ऑप्शन में, और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पुलिस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पुलिस कहा जाता है। तो दुनिया का पुलिस अगर देखा जाए तो दुनिया का पुलिस आपको किसको कहा जाता है? दुनिया का पुलिस आपको ये सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। यानी हम एक चीज़ और इसमें आप याद रखिएगा कि एक इंटरपोल भी होता है, इसका चर्चा कर देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं है। एक इंटरपोल होता है तो ये इंटरनेशनल पुलिस होता है। इंटरनेशनल पुलिस का मीनिंग हो गया कि आपको कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिसका अगर अफेयर्स अगर आप कनेक्शन देखिएगा तो एक कंट्री में नहीं दुनिया के कई कंट्रीज में उनके कनेक्शन होते हैं। तो उस तरह के जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए आपको इंटरपोल को क्या किया जाता है, सुपुर्द कर दिया जाता है, और वो इंटरपोल वाले जो है उसको पकड़ के उसको अरेस्ट करते हैं। और इस तरह से इसको भी हम एक तरह से कहें तो इंटरनेशनल पुलिस ही है, दुनिया का पुलिस हम इसको भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि आपका जो क्वेश्चन है एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है
तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी काउंसिल फिक्स ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है और इसको पुलिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल को। नेक्स्ट देखिए आपका 33 सार्क के बारे में हम लोग तो विशेष जान गए हैं और इसमें वन लाइनर में इसको हम लोग देखेंगे। वन लाइनर में क्वेश्चन जो होगा उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का फुल फॉर्म हमने बता दिया, 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये साउथ एशिया में आने वाले जो कंट्रीज हैं उनके बीच आपसी कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको एस्टेब्लिश करने का जो विचार है वह जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान, उनके दिमाग में आया था। और इस सार्क का फर्स्ट जो शिखर सम्मेलन है, क्योंकि इन लोगों का सम्मेलन वगैरह होते रहता है, तो ये आपको कहाँ पर हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। क्योंकि ढाका में एस्टेब्लिश हुआ था तो फर्स्ट सम्मेलन स्वाभाविक है कि ढाका में ही होगा, ये ढाका में हुआ था। अब सवाल उठता है कि 1985 की बात है, तो 1985 में आखिर इंडिया से कौन गया यहाँ पर? तो इंडिया से अगर आप देखेंगे तो 1985 में चूँकि जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो मेन लीडर होते हैं, वो भाग लेते हैं इस सार्क आपको सार्क सम्मेलन में, तो सार्क समिट में। तो यहाँ पर 1984 में ही हमारी जो आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर थी आपको लेट इंदिरा गांधी जी, उनका डेथ हो गया था दिसंबर में ही, आपको 31 दिसंबर 1984 को। उसके बाद राजीव गांधी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये भी लेट हो गए क्योंकि इनका भी जो मर्डर है वो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 में, यानी इंदिरा गांधी जी के मरने के 7 साल बाद लगभग इनकी हत्या हो गई थी। तो ढाका का जो ये हमारा सार्क समिट था, इसमें इंडिया के तरफ से भाग लेने वाले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था राजीव गांधी। ये आज के डेट में हम लेट राजीव गांधी इनको लिख सकते हैं, लेट राजीव गांधी। तो इस तरह से 33 हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 34। वन लाइनर में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? अब इसमें भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार 4 कंट्री की बात आ रही है। भूटान जिसका कैपिटल थिम्फू है, श्रीलंका का कैपिटल आपको कोलंबो है, नेपाल का जो कैपिटल है वह कहाँ पर है? ये काठमांडू है, और म्यांमार का कैपिटल अगर देखा जाए तो रंगून है। इसी को म्यांमार को बर्मा भी बोला जाता है, इसी को हम बर्मा भी बोलते हैं। तो ये चारों में से बताना है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, इसका मेंबर कौन नहीं है इसमें से? तो म्यांमार नहीं है, बर्मा इसका मेंबर नहीं है, बाकी भूटान, श्रीलंका और नेपाल ये सब मेंबर है। क्योंकि नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, वहीं पर तो इसका हेड क्वार्टर है, तो ये मेंबर कैसे नहीं रहेगा। नेक्स्ट हो गया हमारा 35। 35 देखिए आप, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? अब यहाँ देख रहा शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, सैन्य संगठनों से पर्याप्त दूरी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। इसमें से गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट में अगर आप देखिएगा तो मेन भूमिका हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे बड़ा रोल अदा किया था। ये आपको ये नॉन अलाइंड मूवमेंट इसको एस्टेब्लिश करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट?
नॉन अलाइंड गुट निरपेक्ष का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे वर्ल्ड वार हुआ, तो वर्ल्ड वार में क्या हुआ, दुनिया के जो कंट्रीज है 2 पार्ट में आ गए, तो उसमें से जो भी ये नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो मेंबर होंगे, वो दोनों पक्ष दुनिया में अगर वर्ल्ड वार हो रहा है, चाहे कहीं भी कोई वार हो रहा है और किसी देश के साथ 4-5 कंट्री है, किसी देश के साथ 4-5 कंट्री है, तो इस गुट के लोग जो है उनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं और वो दोनों से अपना एक फेयर रिलेशन रखना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। और ये मूवमेंट जो चलाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था, क्योंकि 1947 को हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। और उस समय आप अगर देखें तो 1945 में ही आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वार हो रहा है, तो हमारा जो कंट्री है उसका आपको जो सिचुएशन है उतना स्ट्रांग नहीं था, और इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये बिल्कुल सही सोच थी कि भाई हमें कोई भी लड़े, हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना है। तो और बाहर से ही हमें क्या करना है कि हमें बाहर से ही हम रहेंगे और सबसे हम अपना एक बेटर रिलेशनशिप रखेंगे, तो उसी को नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। तो इसमें से ये जो गुट निरपेक्ष जो मूवमेंट था, तो उसमें से इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो उद्देश्य था, उसमें से क्या शामिल नहीं था, तो इसमें कीप एनफ डिस्टेंस फ्रॉम मिलिट्री अलायंसेस, यानी सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी, यानी जो आपको मिलिट्री अलायंसेस थे, सेना से ये पर्याप्त दूरी की बात कर रहे हैं कि भाई ये सैन्य जो गठबंधन है इससे हमको दूर रहना, ये इनका लक्ष्य नहीं था। तो जो उद्देश्य नहीं था, ये चाहते थे कि नहीं भाई हम दूरी, ये कहता है कि कीप एनफ डिस्टेंस, दूरी रखना चाहते थे, ये बात गलत है, ये बिल्कुल दूरी नहीं रखना चाहते थे। ये जो भी मिलिट्री अलायंसेस थे, माने कई देशों के सेना एक जगह कंबाइंड है, तो उससे ये डिस्टेंस बना के नहीं रखना चाहते थे, ये दोनों के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन, एक फेयर रिलेशन रखना चाहते थे। तो डिस्टेंस वाला जो बात यहाँ दे रहा है कि कीप एनफ डिस्टेंस फ्रॉम मिलिट्री अलायंसेस, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी, ये बात गलत है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य में यह शामिल नहीं था, बाकी सब शामिल था। शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, होता है ना कि मने मन कोल्ड वार जिसको बोला जाता है, शीत युद्ध जैसे आप मारपीट नहीं कर रहे हैं लेकिन मने मन खूब लड़ाई कर रहे हैं, तो उसी को हम शीत युद्ध कहेंगे। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, ये भी तो चाहते थे ये कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के एक रिलेशन रखे, एक संबंध रखे दुनिया के देशों से, तो ये भी इनका उद्देश्य था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का, दोनों का ये, चूँकि उपनिवेशवाद जो कॉलोनियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म के कारण ही तो अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, तो इसका भी विरोध कर रहे थे। और जो इम्पेरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, इम्पेरियलिज्म में क्या होता है कि एक जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है वह वीक कंट्री पर ज़बरदस्ती अपने व्यवस्था को थोप देता है और उसको अपना गुलाम बना देता है। तो ये साम्राज्यवाद जो था और उपनिवेशवाद था, इस दोनों में से किसी का समर्थन ये नहीं कर रहा था, इसका समर्थन, ये गलत बात है। तो ये सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी, ये आपको इसके उद्देश्य में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट हमारा देखिए 36, वो अब आ जाएगा, आपको मैक्सिमम लगता है वन लाइनर आएगा, तेज़ी से उसमें भागेंगे हम लोग क्योंकि 40 तक हमारा टारगेट है। सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह। तो हु सपोर्टेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ट्रू नॉन अलाइनमेंट, यानी कोई भी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी एक विदेश नीति होती है, उसकी एक फॉरेन पॉलिसी होती है। तो कौन सा आखिर प्राइम मिनिस्टर है हमारे कंट्री का जिसका फॉरेन पॉलिसी था कि बिल्कुल सच्चे दिल से नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करना, गुट निरपेक्षता को सपोर्ट करना, मतलब किसी गुट में शामिल नहीं होना, तो उसमें पंडित नेहरू का नाम आता है। या बिल्कुल याद रखिएगा, ये एकदम ट्रू, सच्चे दिल से नॉन अलाइनमेंट के आपको क्या थे, ये सपोर्टर थे, ये पंडित नेहरू, इनकी फॉरेन पॉलिसी थी ये।
बाकी लोगों की फॉरेन पॉलिसी थी, लेकिन बिल्कुल ट्रू, सच्चे दिल से ही नहीं चाहते थे कि भाई हमारा देश किसी गुट में शामिल हो। नेक्स्ट देखिए 37। ये भी वन लाइनर है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, प्रस्तावना में। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड? हम भारत के लोग, इस शब्द का प्रयोग संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस वर्ड का यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये 4 जो ऑप्शन दिया है उसमें से किस पार्ट में है? तो जैसा कि हम लोग स्कूल जाते हैं, पर डे हम लोग जब प्रे करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? प्रियम्बल भी होता है, प्रस्तावना भी होता है, और उसकी स्टार्टिंग ही करते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष क्या क्या हम लोग आगे तक बोलते हैं। तो हमारा जो प्रियम्बल है उसमें इस वर्ड को यूज किया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इन शब्दों को हमारे प्रियम्बल में, हमारे प्रस्तावना में यूज किया गया है। तो प्रियम्बल को आप सही टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए 38। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? ये वन लाइनर क्वेश्चन है, 29 सब्जेक्ट है। और संविधान का जो 11वां अनुसूची है, ये 11वां अनुसूची आपको 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, ये आपको 73rd अमेंडमेंट 1992, यानी 73वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसी में 29 जो सब्जेक्ट्स है उसको 11th आपको सूची में शामिल किया गया था, 11th शेड्यूल में शामिल किया गया था। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 29। और इसमें आपको पंचायती राज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे उसको शामिल किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये एक्ट 1992 में। उसके बाद देखिए 39, अगला देखिए 39। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? समाजवाद, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, उसके बाद बंधुता। ये सारा चीज़ प्रियम्बल में हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये सब संपूर्ण प्रभुत्व, बंधुता, ये सब। Which of the following words has been added to preamble by the 42nd amendment? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 42वां संशोधन हुआ था, 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कौन सा वर्ड को बाद में जोड़ा गया था? 42वें संशोधन में किसको जोड़ा गया था? तो हम समझते हैं कि इसमें सोशलिज्म को जोड़ा गया था, समाजवाद को शायद जोड़ा गया था। तो 39 का ए हो जाएगा, सोशलिज्म को इसमें जोड़ा गया था। और 42nd जो अमेंडमेंट है ये 1996 में आया था, 1976 एडी, 1976 एडी में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 42nd अमेंडमेंट हुआ था। और उसमें सोशलिज्म जो वर्ड है इसको हमारी प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर। उसके बाद 40 नंबर देखिए, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? वन लाइनर क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर साहब ने कहा है। मतलब हु कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्केयर्ड डॉक्यूमेंट, यानी पवित्र दस्तावेज BR अम्बेडकर साहब ने कहा है
कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक स्केयर डॉक्यूमेंट है, पवित्र दस्तावेज है, यानी इसको पूरे पवित्रता के साथ इनकी बातों को देखना चाहिए, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ इसके हर बात का हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का जो ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर है इसको समाप्त करते हैं, और फिर इससे आगे अगले लेक्चर में हम लोग इसका जो हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, लेकिन पुनः आग्रह करते हैं कि जिन लोगों के पास वीडियो जाए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।